Hello everyone, welcome to the channel of Vodix Academy of Science. So myself Ashutosh sir, and today we are going to study the topic of mole concept, a very important topic from the JEE Mains as well as NEET point of view. So basically ये topic जो है ये आप आपके 11th और 12th में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ करोगे एंड जेई में आप इससे एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो और नीट में 1 से 2 सवाल में तो ये आएगा ही आएगा। साथ में फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में या फिर हर सवाल में ये किसी ना किसी फॉर्म में आपके काम आएगा ही आएगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो पहली चीज़ हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं दैट इज मैटर। सो मैटर होता क्या है? तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनका खुद का वजन है या फिर जिनका खुद का वॉल्यूम है वो सारी चीज़ें मैटर के अंदर आती है। सो जैसे ये पेन, दो बुक विच यू मस्ट बी हैविंग, वो सारी चीज़ें मैटर के अंदर आती है। सो ये मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाता है? सो मैटर का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं दैट इज बेसिक क्लासिफिकेशन दैट वी डू इज, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ये हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं? नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में करे रखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे करते हैं। सो हमें पता है कि सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। उसी तरीके से लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस। और गैसेस में क्या होता है, एक पार्टिकल इधर दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा। अब ऐसा क्यों होता है? सो इसका जब रीजन मैं अगर तुम्हें बताने जाऊं तो यहां पर एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स में? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? सो दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्स जो होता है ये सॉलिड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा पास में। लिक्विड्स में ये थोड़ा सा मॉडरेट सा हो जाता है, इसलिए लिक्विड्स के पार्टिकल में क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्टेंस। और गैस में ये जो बेसिकली फोर्स है ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है या फिर ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबली आप मान सकते हो इसको, ऐसे हो जाता है। इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ में? ग्रेट। सो इसी से अगर मैं एक और चीज़ तुम्हें बताने जाऊँ, सो आप मुझे बता सकते हो क्या कि क्या सॉलिड्स में डेफिनेट शेप होता है क्या? यस। सो हम लोग दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेट शेप और एक हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट वॉल्यूम। सो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता क्या है? सो जैसे मान लो ये कोई एक सॉलिड है, यस। सो अगर मैं इस सॉलिड को कहीं और रख दूं तो क्या इसका ये शेप मेंटेन रहेगा ना। सो ऐसी चीज़ें जिनका मैं किधर भी शेप अगर देख लूँ तो वो सेम ही रहेगा, उनको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट शेप। और सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है क्या? तो जवाब है हाँ, होता है। डेफिनेट वॉल्यूम क्या है? तो मुझे बताओ, इस जो ये भी जो पेन है इसको अगर मैं यहाँ रखूँ या फिर कहीं और जाके रखूँ तो क्या ये उतना ही जगह लेगा जितना ये यहाँ ले रहा था? यस और नो? सो यही होता है डेफिनेट वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो सॉलिड्स में डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दोनों भी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो मान लो मेरे पास पानी का बॉटल है, 1 लीटर का मेरे पास पानी का बॉटल है, उसके अंदर मैंने पानी पूरा फिल कर दिया। अब अगर उस पानी को मैं देखूँ, बेसिकली उसी पानी को मैंने डाल दिया एक बकेट में, क्या 1 लीटर इधर भी था बॉटल में और 1 लीटर इस बकेट में भी है? तो मतलब क्या डेफिनेट वॉल्यूम है? हाँ सर है, क्योंकि 1 लीटर इधर भी था, 1 लीटर इधर भी है। लेकिन क्या डेफिनेट शेप है क्या? नहीं, क्योंकि जब बॉटल में था तो उसका शेप बॉटल जैसा था, जब बकेट में गया तो बकेट जैसा शेप था, तो उसका कोई फिक्स शेप है क्या? तो नहीं। तो लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर अब मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के केस में स्टूडेंट्स मुझे बताना, क्या आपने कभी गैस का कोई शेप देखा है? हो ही नहीं सकता। जिस कमरे में या फिर जिस कंटेनर में गैस होती है वो उसका शेप ले लेती है, तो गैस में तो डेफिनेट शेप तो होता ही नहीं है। दूसरी चीज डेफिनेट वॉल्यूम, क्या गैसेस में डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्या? तो जवाब है ना, गैसेस में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मान लो किसी रूम में एसी चल रहा है, तो एसी की हवा आ रही है, तो उस एसी की हवा ने पूरे रूम को ठंडा कर दिया। अगर मैं इसी एसी को या फिर इसी हवा को किसी और रूम में लेके जाऊँ, किसी बड़े रूम में लेके जाऊँ, तो वो उसकी पूरी जगह ले लेगी। तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? नहीं ना। सो इसका मतलब क्या है, गैसेस में डेफिनेट वॉल्यूम भी
नहीं होता। तो गैसेस में डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। लिक्विड्स में क्या है, सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप नहीं है। और सॉलिड्स में डेफिनेट वॉल्यूम भी है और डेफिनेट शेप भी है। अब आगे आते हैं, तो जब मैं इसका मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करता हूं, सो देयर इज प्योर सब्सटेंस एंड देयर इज मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो जो एक टाइप की चीजों से बने हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्योर, करेक्ट। जो एक टाइप से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो मुझे पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक टाइप के एटम से बने होते हैं, राइट। सो अगर मैं आयन की बात करूं तो आयन का जो एलिमेंट होगा वो बहुत सारे आयन के ही एलिमेंट से बना होगा, राइट। उसमें और कुछ तो होगा नहीं, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स मतलब एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो H2O। मुझे बताओ, अगर मैंने मान लो एक बॉटल में H2O ले लिया, क्या उसमें H2O के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, यस और नो गाइस। तो इसीलिए H2O में सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल्स है, इसलिए कंपाउंड्स को भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट। अब मिक्सचर्स की बात करते हैं। सो अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली अभी के लिए, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सो जैसे मान लो मैंने 2 कंटेनर ले लिए, दोनों में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। एक 100 ml मैंने दोनों में पानी डाल दिया। एक में मैंने डाला सैंड और एक में मैंने डाला सॉल्ट। अब आप लोग मुझे बताना, इनमें से कौन से मिक्सचर्स को आप फिजिकल मेथड से या फिर फिल्टर करके या फिर हाथ से अलग कर सकते हो। क्या सैंड और वाटर वाले मिक्सचर को आप अलग कर सकते हो, एग्जैक्टली। सो ऐसे मिक्सचर जिनको आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसे मिक्सचर जिनको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर जिनको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते उनको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, काफी बेसिक सा टॉपिक था। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एटम पे। सो एटम होता क्या है, तो किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है, क्या बोल रहा हूं गाइस मैं, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है उसको क्या बोला जाता है, एटम। अब कुछ चीजें एटम के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। दूसरी चीज, क्या एटम का खुद का कोई भी एग्जिस्टेंस होता है क्या, तो नहीं, एटम का खुद का कभी भी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं एग्जाम्पल कि मैंने मान लो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स मी H2। ये अगर मैं रिएक्शन दे लूं और अगर मैंने आपको पूछा कि H2O मॉलिक्यूल की तरह ऐसे एग्जिस्ट करता है कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एग्जिस्ट करता है, तो आपका जवाब आएगा सर H2O एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या सिर्फ हाइड्रोजन या सिर्फ ऑक्सीजन के एटम का कोई एग्जिस्टेंस है क्या, तो जवाब है ना, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के सिर्फ एटम का, एक एटम का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो एटम डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तीसरी चीज ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि इट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। बोलो भाई, समझ में आ गया एटम के बारे में, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मॉलिक्यूल पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एटम सबसे छोटा तो होता है लेकिन उसका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीज है मैटर की जिसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, तो वो चीज होती है मॉलिक्यूल। वो चीज क्या होती है, मॉलिक्यूल। कैसे, डिफरेंस समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर मान लो मैंने ए एटम एक है और एक है बी एटम, अगर ये दोनों साथ में कंबाइन हो गए तो ये लोग क्या बनाएंगे, मान लो इन्होंने बना लिया A2B, तो ये हो गया मेरा मॉलिक्यूल। मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड है, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल, राइट। और ऐसे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज, ठीक है, सो नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अब एटॉमिक मास होता क्या है समझने की कोशिश करना। सो जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना, हमें एटम के बारे में चीज़ें पता चल रही थी, डाल्टन की थियरी आई थी, है ना। ये सारी चीज़ें होने के बाद ना साइंटिस्ट को एक क्यूरियोसिटी थी कि ये जो इन लोग ने ये जो एटम ये लोग कर रहे हैं इसका मास क्या होगा, और उसी चीज़ को ढूंढने के लिए या फिर उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लाया। सो एटॉमिक मास था क्या? सो एटॉमिक मास जो था इट इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम, ठीक है। एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम। अगर मैं किसी भी चीज में से एक एटम बाहर निकाल लूं और उसका अगर मैं मास गिन दूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे। अब ऐसा होता है ना, जब भी हमारे घर पे मार्क्स भी अगर कंपेयर होते हैं तो किसी के तो रेफरेंस में कंपेयर होते हैं, या तो टॉपर के रेफरेंस में कंपेयर होते हैं या तो फिर जो सबसे बॉटम में है उसके रेफरेंस में कंपेयर होते हैं। यस और नो? सेम वे जब मुझे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था तभी भी साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस लिया था, एक रेफरेंस एटम निकाला था, और वो रेफरेंस एटम था कार्बन का 12th आइसोटोप। अगर आपको आइसोटोप नहीं पता तो आगे आगे मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो रेफरेंस एटम एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने के लिए लिया गया था दैट वाज कार्बन 12। एक सेकेंड, हाँ। सो जो रेफरेंस एटम लिया गया था दैट वाज कार्बन 12। अब इसमें एक और चीज क्या थी कि जैसे मान लो हमारा वेट हम लोग केजी में बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा वेट हम लोग ग्राम में बोलने लगे तो क्या वो फिजिबल है? क्या 70,000 ग्राम, 80,000 ग्राम, इज इट फिजिबल? नहीं ना। तो इसीलिए हमने केजी यूनिट लाया था। सेम वे जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसका मास भी बहुत क्या आता है? छोटा आता है। इसीलिए इस मास को गिनने के लिए मुझे ग्राम जो मेरा यूनिट था वो फिजिबल नहीं था, इसीलिए एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया और वो यूनिट था AMU। AMU का मतलब होता है स्टूडेंट्स एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बोला जाता है डाल्टन यू। तो ये दोनों भी यूनिट एक एटम का मास डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, AMU या फिर डाल्टन, दोनों भी चलता है। यू को यूनिफाइड मास भी बहुत जगह पे लिखा जाता है। अब इसके बाद ये चीजें तो हमें समझ में आ गई सर, अब आगे क्या? तो बेसिकली जब इनको ऐसे एटम का मास निकालना था तो मैंने बोला, जैसे बोला इन्होंने रेफरेंस लिया था कार्बन 12 का, तो इन्होंने ये कंसिडर किया था कि जो कार्बन 12 का मास है दैट इज इक्वल टू 12 AMU। इन्होंने क्या कंसिडर किया था कि जो कार्बन 12 का मास है दैट इज 12 AMU। तो स्टूडेंट्स मुझे बताना, अगर मुझे 1 AMU का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इस 12 को इधर लेके जाऊंगा? तो क्या मैं 1 AMU का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लिख दूं, इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। क्या ये लिखना सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये 12 को इधर लेके आया मैं, तो यहां से मुझे 1 AMU का वैल्यू मिल गया। अब ये ऐसे तो देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो मास ऑफ कार्बन 12 ढूंढना भी जरूरी है। तो मास ऑफ कार्बन 12 जो ढूंढा गया था दैट वाज 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। और ये जो वैल्यू ढूंढी गई थी, ये ढूंढी गई थी विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, या फिर आप एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो जिसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो वैल्यू आई थी ये आई थी विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहां से जब कैलकुलेट किया गया तो 1 AMU का वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। बहुत बढ़िया। अब जब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया था तो इसका जवाब आया था 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स मुझे यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, दैट इज द कन्वर्जन बिटवीन AMU एंड ग्राम। तो अगर मुझे 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये वाला कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा, दैट इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। बोलो क्या आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24
ग्राम्स। सो जब भी मैं किसी भी एक एटम का मास डिफाइन करता हूं, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 16 AMU, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। नहीं समझा? देखो इधर, इट इज 16, अच्छा AMU के जगह पे क्या मैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 लिख सकता हूं ना? क्या AMU की जगह मैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 लिख सकता हूं? तो इसी का मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये 16 टाइम्स हैवी है इस 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से। इसीलिए जब एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास इज अ नंबर विच शोज मी हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ये जो AMU का मुझे वैल्यू मिला हुआ है इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं इसको 1 अपॉन कर दूं, सो अगर मैं 1 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स कर दूं तो मुझे एक नया कांस्टेंट मिलता है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट Na। बहुत जगह पे आपको N0 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको बस ये देख लेना है कि ये जो वैल्यू आती है ये कहाँ से आती है। ये आती है 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 करके आती है। ओके, आ जाओ। सो अब आते हैं हम लोग एक नया टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ जो है मोल। अब मोल क्या होता है? तो मोल एक यूनिट है। किसका यूनिट है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट है। जैसे एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है डजन। डजन मतलब 12 यूनिट्स। किसी भी चीज का अगर मैं एक डजन लूं तो मुझे 12 लेना पड़ता है। सेम वे अगर मैं किसी भी चीज का एक मोल लेता हूं तो मुझे लेना पड़ता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं किसी भी चीज का 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ले लूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल। बोलो, आया समझ में? तो 1 मोल क्या है? तो मोल इज बेसिकली यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोलो स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको इतना पढ़ाया हुआ? बहुत बढ़िया। ओके, सो अब मोल हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मोल पे हम लोग फिर से आएंगे। या सो एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स के, यहाँ पर मैंने पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मैंने यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में लेके आया हूँ मैं, है ना। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। क्या होती है कि जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन है, जिनका भी एटॉमिक नंबर इवन है उनके लिए आप क्या कर दो, उनके लिए आप 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर दो तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास। और अगर कोई चीज ऑड है, इसी का एटॉमिक नंबर ऑड है, तो उसके लिए अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो आप क्या करो, आप इसको कर दो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। सिंपल ट्रिक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब वो ऑड हो गया। सो 3 इंटू यहां पर 2 आ जाएगा प्लस 1। सो लिथियम का एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 7 AMU। याद रखना स्टूडेंट्स, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या है? 7 AMU, यानी 7 एटॉमिक मास यूनिट, विच मीन्स 1 atom of an lithium is 7 times heavier than 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 का एटम। बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया? कुछ कुछ जगह पे ये चीज वैलिड नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हाई नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में हमारा आंसर 50 आना चाहिए, लेकिन यहां पर आता है 14। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर आप आओगे तो क्लोरीन के केस में भी ये चीज वैलिड नहीं होती और आर्गॉन के केस में ये चीज वैलिड नहीं होती। तो 3 जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी हर जगह पे ये ट्रिक काम कर जाएगी।
अब इसी से हम लोग ना मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो पहले समझो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम, क्या बोला मैंने, एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। सेम वे मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो दिस इज बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब जैसे एटॉमिक मास का यूनिट था AMU, सेम वे जो मॉलिक्यूलर मास होता है इसका भी यूनिट होता है AMU, या फिर आप इसको डाल्टन यू भी लिख सकते हो, यूनिफाइड मास भी बोल सकते हो। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स में लेके आया हूं। सो सबसे पहला है H2O। अब H2O का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप क्या करोगे, आपको करना है, आपको इंडिविजुअली जितने भी एटम्स हैं उन सबको ऐड करना है। क्या करना है आपको, इंडिविजुअली जितने भी एटम्स हैं उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे यहां पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन। अब उस चार्ट में मैंने लिखा था कि 2 हाइड्रोजन का मास होता है, 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का कितना होगा 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहां से मेरा जवाब आ जाएगा 18 AMU। सेम वे आप इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो 6 टाइम्स आपको कार्बन ऐड करना है प्लस 12 टाइम्स, आप यहां पर हाइड्रोजन 12 है तो 12 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस अगेन 6 टाइम्स क्या है आपके पास, ऑक्सीजन। अब कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12 AMU, तो मैं यहां पर मैंने 12 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 12 × 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो 6 × 16। अब इस चीज को आप कैलकुलेट कर लेना, जवाब 180 कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगेन दिस वाज ग्लूकोज बाय द वे, और ये होता है शुगर, तो ये आप कर सकते हो, इसका जवाब 342 AMU आना चाहिए। और FeSO4.7H2O, अब ये होता है ग्रीन विट्रियोल। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, यहां पर तो डॉट आ गया, तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये होता है एबडक्ट प्रोडक्ट या फिर एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, यानी एडिशन प्रोडक्ट। सो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, आपको सबको इंडिविजुअली क्या करना है, ऐड करना है। जैसे Fe 1 एटम है तो 1 Fe लिख दिया, प्लस सल्फर का भी 1 एटम है तो 1 सल्फर लिख दिया, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, उसका भी एक, उसके 4 एटम्स है तो ऐसे लिख दिया। अब बात आ गई इस वाले पार्ट में, यहां क्या करें, तो कुछ नहीं करना, या तो आप इसको ऐसे लिख दो 7 टाइम्स H2O, या फिर आप इसको 14 टाइम्स हाइड्रोजन और 7 टाइम्स ऑक्सीजन लिख सकते हो। अब हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आयन का जो मास होता है दैट इज 56 AMU, और सल्फर का जो हमें पता ही है ये होता है 32 AMU। तो आयन का जो मास है दैट इज 56, प्लस सल्फर का मास होता है 32, प्लस 4 × ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, प्लस 7 टाइम्स वाटर का हमने मास निकाल लिया ऑलरेडी, कितना है 18 AMU, तो 7 × 18 AMU। आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके आपको इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसके करने पड़ेंगे। या ओके, इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, दैट इज मोलार मास, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये मोलार मास का। सो हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया और हमने मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ लिया। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों का यूनिट क्या था, AMU, राइट, दोनों का यूनिट क्या था, AMU। अब मोलार मास क्या होता है, सो अगर मैं 1 मोल एटम्स का मास निकाल लूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलार मास। अगर मैं 1 मोल का मास निकाल लूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलार मास। अब इसमें और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है, तो जो मोलार मास होता है इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं ग्राम्स। क्या लिखेंगे इसका यूनिट, ग्राम्स। और जो एटॉमिक मास था या फिर मॉलिक्यूलर मास था उसका यूनिट हमने क्या लिखा था, AMU, ठीक है। सो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या आता है, सो अगर आपको बोल दिया जाए H2O, अगर H2O आपको अगर लिखा हुआ मिल जाए 18 AMU, तो समझ जाना ये क्या है, इसका
मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसका यूनिट क्या है AMU। लेकिन अगर आपको H2O का मास 18 ग्राम्स लिखा हुआ मिला हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है इसका मोलार मास। क्या है ये इसका मोलार मास। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास में डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ यूनिट का। अब ये कैसे आता है तो देखो प्रूफ करते हैं इस चीज को। सो जैसे मान लो मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होता है 16 AMU, और मुझे पूछ लिया गया कि इसका मोलार मास क्या होगा। तो मुझे पता है ये एक एटम का मास है और एक ऑक्सीजन में, ठीक है ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन में बेसिकली 16 AMU का मास है। अब मुझे अगर मोलार मास चाहिए तो मोलार मास मतलब कितने एटम्स का मास चाहिए मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास चाहिए। एक एटम का मास है 16 AMU, मुझे कितने का चाहिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां आ जाएगा 16 AMU। ध्यान रखना अभी अभी बताया था जब भी मोलार मास कैलकुलेट करेंगे यूनिट क्या होना चाहिए ग्राम, यहां क्या है AMU। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 इंटू, याद करो पहले बताया था AMU और ग्राम का कन्वर्जन क्या होता है, इट इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। यस और नो। अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि AMU और ग्राम का कन्वर्जन क्या है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। अब ध्यान सुनना, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या फिर ये जो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आता है ये आता कहाँ से है, ये आता है 1/1.66 इंटू 10 की पावर 23 करके। यस और नो। तो मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को 1/1.66 इंटू 10 की पावर 23 लिख दिया। अब बाकी का मैं एज इट इज लिख देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो मेरा जवाब क्या बच जाएगा सिर्फ 16। लेकिन याद रखना यूनिट क्या आ रहा है अभी ग्राम्स। तो ध्यान सुनना जो बात बोल रहा हूं मैं, अगर मुझे मास AMU में दिया हुआ है तो उसका मतलब है वो है मॉलिक्यूलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल का मास। और अगर मुझे मास ग्राम्स में दिया हुआ है तो उसका मतलब है वो है मोलार मास, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जंप करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इफ मास ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, देन कैलकुलेट इट्स मोलार मास। ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान देना, हमें क्या बोला हुआ है मोलार मास। मोलार मास मतलब यूनिट कौन सा आएगा ग्राम, और मोलार मास का मतलब क्या होता है, इट इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब एक एटम का मास कितना दिया है मुझे 6.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। मुझे कितनों का चाहिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या करूं मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 6.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब 6 6 36 और ये ऊपर 0.5 के ऊपर का वैल्यू है, तो मतलब ये 38 39 के आसपास कुछ वैल्यू आएगा। तो मैं इसको 39 मान लेता हूं। सो 39 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 10 की पावर 23। क्या ये 10 की पावर -24 और 10 की पावर 23 कट जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर -1। यानी क्या ये मेरा जो वैल्यू आया वो अप्रोक्सीमेटली 3.9 के बराबर आ गया। क्या इसी को मैं 4 लिख दूं, तो मेरा जो जवाब है वो क्या है 4। लेकिन क्या यूनिट ग्राम्स। क्यों ग्राम्स, क्योंकि मुझे क्या पूछा है मोलार मास। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास पूछा होता तो मैं यूनिट क्या डालता AMU। तो आज के बाद याद रखना जब भी मैं AMU यूज करूंगा तो उसका मतलब होगा या तो मुझे एटॉमिक मास दिया है यानी एक एटम का मास दिया है, या फिर मुझे दिया हुआ है उन्होंने मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास। और अगर मुझे यूनिट ग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा कि मुझे दिया हुआ है मोलार मास यानी
022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर पार्टिकल्स का मास। आई होप आपको मोलार मास तक का टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। सो आप इसके साथ डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, बोधिक्स का डीपीपी आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हो, स्टार्टिंग के फर्स्ट डीपीपी आप ज़रूर से सॉल्व कर सकते हो, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और बोधिक्स एकेडमी ऑफ साइंस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।